चलिए बेटा इधर ध्यान दीजिए। अब हम बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, मोशन इन अ, अरे इधर ध्यान दो, कर ले, बात कर ले, मैं रुक जाता, रुक कर ले, बड़ा लगा, छपरी नहीं है। मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल करता है, I'll wait, हो गया। जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल करता है तो इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होगी? उसकी ट्रैजेक्टरी मीन्स द पाथ फॉलोड, है ना, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। 3 तरह की ट्रैजेक्टरी स्टडी करेंगे, लीनियर, सर्कुलर एंड हेलिकल। 3 तरह की ट्रैजेक्टरी, लीनियर, सर्कुलर एंड हेलिकल। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहला तो हम लोग देखेंगे लीनियर मोशन। देखो मैं थ्योरी नहीं लिख रहा आपको, यहाँ थ्योरी लिख के नहीं दे रहा, बट आपको जो नोट्स दूंगा उसमें थ्योरीज है ना, तो पूरा अच्छे से उसमें कवर हो जाएगा। तो लीनियर मोशन में देखो, अगर कोई चार्ज, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डायरेक्टेड है, मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डायरेक्टेड है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल, से दिस इज अ चार्ज Q, is traveling with velocity V in the direction of the magnetic field, chair लोडो, in the direction of magnetic field, या फिर in the opposite direction of the magnetic field, in the opposite direction of the magnetic field। जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री। इन दोनों भी सिचुएशन में इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो होगा 0। वाई सो? क्योंकि थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 0। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री देन साइन 180 इज ऑल्सो 0। तो इस सिचुएशन में कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, और अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा तो वो जो चार्ज है वो सीधा ट्रैवल करता रहेगा। तो याद रखना, अगर थीटा की वैल्यू 0 है या 180 है, इन दैट सिचुएशन द चार्ज विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ। आया समझ में? नाउ वी गो फॉर द सेकेंड वन, सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन स्टडी करने के लिए सबसे पहले मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन करूंगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन करूंगा। सो दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी क्रॉस देख के क्या समझ में आ रहा है आपको? मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स परपेंडिकुलर to the plane of paper. Okay, as I can see, the magnetic field is directed inwards perpendicular to the plane of paper. Okay, चलिए अब इमेजिन कर लीजिए मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है। Say this is a positive charge plus Q which is traveling with velocity v नॉर्मली टू द मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरह, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी माय मिस्टेक, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ। नाउ आई वांट टू आस्क मैग्नेटिक फोर्स इसको किधर लगेगा?
है ना, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लो, लेफ्ट हैंड पे अंगूठा क्या, एफ बी वी, क्या आएगा, एफ बी वी। अब देखो बी, सबसे पहले बी, फिर उसके बाद वी, और चुपचाप अंगूठा खोलो। तो किधर आया मेरा अंगूठा, जानबूझ के नहीं किया मैंने, ऐसा अगर तीनों को परपेंडिकुलर करना है तो इधर ही जाएगा वो, आया समझ में। तो देखो एफ बी वी, आप कर सकते, देखो सब लोग ट्राई करो, लेफ्ट हैंड लो, लगे तो लिख के रखो यहां पर, एफ बी वी, एफ बी वी, यहां लिख डालो। अब सबसे पहले ये आप करो प्रैक्टिस, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में करना पड़ेगा। तो बी हुआ, फिर उसके बाद वी, सॉरी वी इधर अंगूठा है ना, वी ऊपर की तरफ। अब अपने आप अंगूठा खोलेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जा रहा है इस तरह से, सभी का आया है ऐसा। तो अंगूठा किधर आया, लेफ्ट साइड में। तो भैया यहां पर इसको मैग्नेटिक फोर्स इस साइड फील होगा। तो मैं फील कर रहा हूं कि भैया, मैं नहीं रहा, चार्ज फील करेगा मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ। तो चार्ज अपना पाथ चेंज करके इधर आ जाएगा, चार्ज अपना पाथ चेंज करके इधर आ जाएगा, है ना। उसको इधर खींचा गया तो वो बेंड होकर इधर आ गया। अब लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ, अब यहां आ गया, मतलब वो कहां जाना चाह रहा, इधर जाना चाह रहा। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर की तरफ। जरा बताएंगे अब मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा, वंस अगेन एफ बी वी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इधर, और जैसे अंगूठा खोला नीचे, तो अब इसको मैग्नेटिक फोर्स फील होगा नीचे की तरफ। अब क्या होगा, फिर ये नीचे खींचा गया तो उसने डायरेक्शन चेंज किया और वो यहां आ गया, है ना। अब डायरेक्शन चेंज किया, यहां आ गया, तो उसको मतलब अब वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो गया। अब सवाल फिर से वही बना कि अब इसको मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा। वंस अगेन शुरू कहां से करेंगे, बी से। बी, वेलोसिटी वी, एफ। तो हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फोर्स उसको लगा अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ट्स। वंस अगेन इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, डायरेक्शन चेंज किया और इधर आ गया। मतलब इधर आने के बाद उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन अब इधर हो गया। वंस अगेन वो तो आने का अपने समझ में आ गया, लॉजिकली अब ऊपर आने वाला, बट फिर भी बी वी एंड एफ। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगा और वो अपना डायरेक्शन चेंज करके इधर आ गया, है ना। अब देखने में क्या समझ में आ गया आपको यहाँ पे, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। आई बात समझ में आपको। तो ये यहाँ पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा एक बात बता, किसी भी चीज़ को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसको फील हो रहा है लगातार सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। अरे भैया मैग्नेटिक फोर्स है ना जो बार बार मजबूर कर रहा है उसको। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन ऑफ 90 क्यों ले रहा हूं मैं, है ना। 90 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लगातार 90 डिग्री मेंटेन्ड है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी जब ऊपर था तब भी 90 था, ऐसा था तब भी 90, हर जगह पे उसका एंगल क्या है, 90 है। तो मैं यहां लिख सकता हूं mv²/r इज इक्वल्स टू QVB, दैट्स इट। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये v कटा, ये v कटा, और r इज इक्वल्स टू mv/qv। ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ का, mv/qv, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ को मैं और क्या लिख सकता हूं, और r इज इक्वल्स टू p/qb, where
P इज इक्वल्स टू mv, यानी कि लीनियर मोमेंटम। वो लगा दीजिए, चेयर चेयर चेयर, इधर आ जाओ, इधर उधर। तो ये हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। तो रेडियस का ये एक इक्वेशन आया मेरे पास और ये एक इक्वेशन आ गया। आया समझ में? नेक्स्ट, मैं इस इक्वेशन को और भी कई तरीके से लिख सकता हूं। जैसे कि आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं K से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, इसको मैं लिख सकता हूं P² अपॉन ट्वाइस m। ये वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, है ना? तो मैं यहां P इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2mk लिख सकता हूं। तो इन दैट सिचुएशन फिर ये इधर का हो गया लिखना आपका लीनियर मोशन वाला पार्ट। फिर इन दैट सिचुएशन मैं फिर यहां लिख सकता हूं therefore radius of the circular path is under root of twice mk upon qb। ये मेरे पास रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन का एक और फॉर्मूला आ गया, ठीक है? और अब आगे, इफ यू रिमेंबर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, है ना? जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वजह से, तो हम लोग ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी K इज इक्वल्स टू QV। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला QV होता है, तो K के जगह QV डाल देता हूँ। तो R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस mq इंटू V अपॉन QB। देखो रूट क्यू, देखो अपन को मालूम है कि रूट x अपॉन x 1 अपॉन रूट x होता है। तो देयरफॉर R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन B को साइड में करो, अंडर रूट ऑफ 2mv अपॉन q। ये मेरे पास रेडियस का दूसरा फॉर्मूला आ गया। आया समझ में? तो ये है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। लिख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, तो उसे आप कैसे निकाल सकते हैं? T इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन v। और क्योंकि आपके पास R की वैल्यू मौजूद है ना? R की वैल्यू क्या है? mv अपॉन qb। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2πv अपॉन v मल्टीप्लाई बाय mv अपॉन qb। v और v कैंसिल हो जाएगा, therefore कैपिटल T इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई m अपॉन QB। ये मेरे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर मुझसे कोई लीनियर फ्रीक्वेंसी पूछे, इधर ध्यान दो बेटा, अगर मेरे से कोई लीनियर फ्रीक्वेंसी पूछे तो जैसे कि आप जानते हैं इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, देयरफॉर आप लीनियर फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे QB अपॉन 2πm। This is the value of linear frequency QB upon 2πm। कौन मुझे बताएगा फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा? What is the relation between angular frequency and linear frequency? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn, है ना? आप ये रिलेशन जानते होंगे, ओमेगा इक्वल्स टू 2πn। n बोलो, नू बोलो, f बोलो। फ्रीक्वेंसी को 3 नाम से जानते, अल्फ़ाबेट से बोलते हैं ना, n, f एंड नू। तो भाई मैंने नू से रिप्रेजेंट कर दिया फिलहाल। तो QB अपॉन 2πm। तो अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी का पूछूं तो क्या आएगा फिर? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π मल्टीप्लाई बाई ये, और 2π से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π क्या हो जाएगा? कैंसिल, और वो हो जाएगा QB अपॉन दिस इज ओमेगा। आया समझ में? तो ये था हमारा सर्कुलर मोशन। ये कंप्लीट करिए, फिर तीसरे वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज हेलिकल।
चलिए नेक्स्ट, अब अगले इस पे आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। चलो जाहिलों की तरफ बिहेव मत करो, इधर ध्यान दो। अब हम लोग ने पहले लीनियर मोशन देखे, सर्कुलर मोशन देखे, अब देखने वाले हैं हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन या हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ किसे कहते हैं? स्प्रिंग के जैसा, स्पाइरल बोलेंगे जिसको अपने लैंग्वेज में। तो हेलिकल पाथ या स्पाइरल पाथ, उसके बारे में हमने क्या नोटिस किया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को अगर पैरेलल है तो उसे कोई फोर्स फील नहीं होता, पार्टिकल सीधा 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 यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है तो वो क्या करता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। व्हाट अबाउट, अब आपका एंगल ना 0 है, ना 180 है, ना 90 है, कुछ और सर्टेन एंगल है ना। अब इस सिचुएशन में क्या रहेगा? द एंगल ऑफ वेलोसिटी विल नाइदर बी 0, जैसे पहले वाले केस में क्या चाहिए था एंगल 0, 180, सेकेंड वाले केस में क्या चाहिए था 90। अब इनमें से कोई भी एंगल नहीं है। अगर मैं कहूँ कि हमारा जो यह चार्ज पार्टिकल है वो ट्रैवल कर रहा है विद वेलोसिटी वेक्टर v, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये इस तरफ है, वेक्टर v, और इसने एंगल जो बनाया है थीटा बनाया। ध्यान देने वाली बात ये है, थीटा इज नाइदर इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री, नाइदर इक्वल्स टू 90 डिग्री। तीनों में से कोई भी एंगल के साथ वो इक्वेट नहीं हो रहा है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? तो इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को इमेजिन करता हूँ। ओके, मैं इमेजिन ये करूँगा कि मेरा पार्टिकल यहाँ से इमर्ज हुआ और वो इस तरफ जा रहा है एट अ सर्टेन एंगल थीटा। ठीक है, थोड़ा ले लेते हैं, वेलोसिटी v एट अ सर्टेन एंगल थीटा। ध्यान दीजिएगा बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस। नाउ व्हाट, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनाओ, एक आएगा v cos थीटा और एक आएगा v sin थीटा। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तुमको नजर नहीं आ रहा? मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है और दूसरा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल रहती वो चार्ज को क्या करती? सिर्फ आगे लेके जाती, विदाउट एनी एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन से उसको आगे लेके जाती। और जो वेलोसिटी का कंपोनेंट, जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रहती है वो चार्ज को क्या करती? सर्कुलर फॉर्म में घुमाती है। अब यहाँ तो वेलोसिटी दोनों भी है, आगे भी है, परपेंडिकुलर भी है। एक कंपोनेंट इसका आगे है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ दोनों मोशन एक साथ होंगे। वो गोल भी घूमेगा, ये इसको गोल घुमाएगा और ये इसको आगे लेके जाएगा, ऐसा स्पाइरल पाथ में। तो मैं यहाँ देखूंगा कि ये चार्ज पार्टिकल इट विल परफॉर्म अ स्पाइरल पाथ। इस तरह का स्पाइरल पाथ परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो, ये देखो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। जब वो यहाँ से एक चक्कर काट के वापस इधर आया, मतलब देखो ये जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं कहता हूँ पिच। डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रिवॉल्यूशन। एक बार गोल घूम के जो वापस आएगा ना, देखो यहाँ से शुरू किया उसने और फिर उसके बाद ऊपर से शुरू किया, गोल घूम के वापस इधर आया, वापस ऊपर वाली पोजीशन पे आ गया ना। यहाँ से जनाब ने शुरू किए थे, यहाँ पर आ गए,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन सर्कुलर मोशन इन वन रिवॉल्यूशन, रोटेशन नहीं बोल सकते, रोटेशन तो खुद के अतराफ होता है, मगर फिर भी किताबों में रोटेशन लिखा रहता है, इन वन रिवॉल्यूशन वन सर्कुलर मोशन, ये क्या कहलाता है? पिच, है ना। तो मैं कहूँगा द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन वन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज पिच। ठीक है, पिच पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले सबसे पहले मैं रेडियस पे जाऊँगा इसके। तो रेडियस ऑफ द क्या आएगा इसका? रेडियस जैसे याद होगा mv अपॉन क्यूबी, पिछले वाले केस में आपको याद होगा रेडियस mv अपॉन क्यूबी। मगर सवाल उठा कौन सा वाला वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर तो दो वेलोसिटी है, ये तो रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं ले सकते आप, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी इसको रिस्पॉन्सिबल है क्या घुमाने के लिए? नहीं, गोल घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? v साइन थीटा, जो इसका क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो मैं जब रिजल्टेंट रेडियस ले रहा हूँ तो मुझे ये v परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, तो मैं जिसको ऐसा लिख सकता हूँ mv साइन थीटा अपॉन क्यूबी, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अच्छा ठीक है, और अगर ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ हो गया तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई r अपॉन v साइन थीटा लेना पड़ेगा एक्चुअली, है ना, क्योंकि गोल घूमने के लिए कौन सा स्पीड रिस्पॉन्सिबल है? v साइन थीटा। अब r की वैल्यू डालोगे आप यहाँ पर, है ना, तो अगर मैं r की वैल्यू डालूंगा तो वो आ जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अगेन वंस अगेन तुमने नोटिस किया होगा सेम फॉर्मूला, पिछले फॉर्मूले में भी और इस बारे फॉर्मूले में, दोनों में एक चीज़ नोटिस करो, इसमें ना ही r है ना ही v है, मतलब टाइम पीरियड जो होता है इसका रेडियस पे और स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है? चार्ज पार्टिकल का मास, उसकी वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है, और अगर किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्यू बी अपॉन 2 पाई m। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी? इट इज 2 पाई नू, यानी कि क्यू बी अपॉन m। ओके, नाउ आई कम विथ पिच, है ना, पिच that is distance covered by charged particle, distance covered by charged particle in one revolution। एक रिवॉल्यूशन होने के बाद चार्ज्ड पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसे हम लोग पिच कहते हैं। अब ठीक है, तो पिच की वैल्यू क्या आएगी? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए टाइम क्या लगा होगा? देखो डिस्टेंस है ना, अच्छा डिस्टेंस कौन सा है? ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? इधर ध्यान दो ना रे, तुम लोग नालायक को, इधर ध्यान दो ना। हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है पिच आपका, तो अगर मुझे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है तो कोई काइनेमेटिकल इक्वेशन तो लगेगा नहीं। सिंपल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पिच को मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल स्पीड जो कि कितनी है? v cos थीटा इनटू टाइम, है ना। अगर टाइम पीरियड की मैं अगर वैल्यू डाल दूँ तो 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। याद रखना ये पिच है, लीनियर मोमेंटम नहीं है भैया, ये है ना, ये याद रखना, ये पिच का फॉर्मूला है 2 पाई m क्यू बी, 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। फिर उसके बाद द नंबर ऑफ पिचेस obtained in the length L of path is given by number of pitches obtained in the length, है ना, L of the path is given by, तो L upon P,
ओके अगर मुझे नंबर ऑफ पिचेस कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे नौबत आ गई कि मुझे नंबर ऑफ पिचेस कैलकुलेट करना है कि जब यहाँ से यहाँ आगे बढ़ा तो कितने पिचेस हो गए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल डिस्टेंस लेंगे और उसको एक पिच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। इस फॉर एन एग्जांपल एक पिच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, एक पिच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है और मैं ये पूछता हूँ आपसे 10 सेंटीमीटर में कितने पिचेस आए होंगे, 5 है ना। अगर एक 2 सेंटीमीटर का तो 10 में कितने होंगे, 5। तो वैसा आया समझ में। तो ये यहाँ पर हम लोग ने देखा हेलिकल पाथ से रिलेटेड यहाँ पर कॉन्सेप्ट था। ओके देन ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले स्टेप बढ़ेंगे। चलिए लेट्स गो फॉर द न्यूमेरिकल्स। जैसे कि पहला क्वेश्चन मुझे यहाँ दिया गया है, एन इलेक्ट्रॉन is moving in a circular path. An electron is moving in a circular path under the influence of a transverse magnetic field of 3.57 into 10 raised to power minus 2 Tesla. First off, if the value of E by m is 1.76 into 10 raised to power 11 coulomb per kilogram, the frequency of revolution is, first option is given as 1 gigahertz, second is given as 100 megahertz, third is given as 62.8 megahertz, and the last is given as 6.28 megahertz. तो एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बोला तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि वो उसका चार्ज 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 19 रहेगा, बट मैं वो नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे पास एक चीज़ की वैल्यू है E बाय एम। वो ट्रैवल कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली 3.57 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2 टेस्ला की, 3.57 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2 टेस्ला। E बाय एम कितना है, 1.76 इंटू 10 रेस्ट पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। इसने पूछा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, वही ऊपर वाला है ना। हालांकि वो हेलिकल पाथ के लिए मगर सेम होता है ना उसके लिए, QB अपॉन 2πm। तो देखो Q बाय एम मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना आपका, तो EB अपॉन 2πm। एज यू कैन सी यू गॉट द वैल्यूज ऑफ E बाय एम। E बाय एम की वैल्यू कितनी है, 1.76 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 11। What about the magnetic field? It is how much? 3.57 10 raised to power minus 2. 2 into 3.14. So it will be around 6.28. मुझे बताइए 1.76 मल्टीप्लाई करेंगे अगर 3.57 के साथ, क्या वैल्यू आ रही है वो देखो फास्ट। 1.76 को 3.5 के साथ 57 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6.2832 आ रहा है, 6.28 ही आ रहा है, तो इट इज़ अराउंड 6.28
ये भी कितना है 6.28 और इनटू 10⁻⁹ यानी कि 1 इंटू 10⁻⁹ हर्ट्ज। और अगर आपको याद होगा 10⁻⁹ इज द गीगा, 1 है ना गीगा हर्ट्ज। ओके, ये पूछा गया था नीट 2016 के अंदर। ऐसा क्या? सबसे टफेस्ट मैंने सुना कि 2025 का आने वाला है। अभी देखो, अब अरे तुम देखो तो सही, है ना। NTA is always ready with surprises. चलिए नेक्स्ट। बस a proton beam enters a magnetic field. A proton beam enters a magnetic field of 10⁻⁻⁴ Weber per meter square. Normally, full stop. If the specific charge of proton is 10⁻11 coulomb per kilogram and its velocity is 10⁹ meter per second, comma, then the radius of the circle will be, first option is given as 10 meters, second is 1 meters, third is 0.1 meters, and the last option is 100 meters. Check this out. क्या लगता है आपको आंसर क्या रहेगा? क्या क्या दिया हुआ है मुझे? क्या क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज अपॉन मास 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम दिया हुआ है। अगर स्पेसिफिक चार्ज ना समझ में आए तो कम से कम यूनिट देख के पहचानो। इधर ध्यान दो रे, कूलम पर किलोग्राम। नेक्स्ट है वेलोसिटी 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। रेडियस mv अपॉन क्यूबी। रेडियस ही पूछा ना से, mv अपॉन क्यूबी। q बाय m है हमारे पास, है ना, तो m बाई क्यू क्या हो जाएगा 10⁻⁻11। तो 10⁻⁻11 10⁻⁹ और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁻⁴। -11 कितना हो रहा हो? 100 हो जा रहा हो? 11 में से 4 गए 7 बराबर 100 होता बराबर। तो 100 मीटर्स लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट
a proton and helium nucleus, a proton and helium nucleus are shot into a magnetic field at right angles to the field with same kinetic energy, same kinetic energy, full stop. The ratio of their radii is, the ratio of their radii is, first option 1:1, 1:2, 2:1, 1:4. क्या सेम है उनका? रेडाई सेम है, रेडाई का रेशियो पूछा है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। है ना? क्या हमारे पास फॉर्मूला है रेडाई का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी? R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस mk अपॉन क्यूबी, इफ यू रिमेंबर, है ना? ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो रेशियो ऑफ रेडाई क्या है? प्रोटॉन टू हेलियम। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू रेडियस ऑफ हेलियम मैं यहां लिख सकता हूं, इट विल बी मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ हेलियम अंडर रूट में, काइनेटिक एनर्जी तो सेम है तो उसका नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है तो उसका भी नहीं होगा, वो हो जाएगा चार्ज ऑफ हेलियम अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इनवर्स रिलेशन है ना, तो इसलिए उल्टा आएगा। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन अगर m है तो मास ऑफ हेलियम याद है 4m होता है कि नहीं? मास ऑफ हेलियम इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ हेलियम अगर देखा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगर E है तो इसका आता है ट्वाइस ऑफ E। फिर ये क्या हो जाएगा? mm कैंसिल, E कैंसिल, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 1:1, 1:1। आया समझ में? दिस इज इट। हमने देखा कि ये हमारा पहला ऑप्शन सही रहेगा। इधर का हो गया। A charged particle is moving in a circular orbit of radius 6 centimeter with a uniform speed of 3 into 10 raised to power 6 meter per second under the action of a uniform
magnetic field two into 10 raised to power minus 4 Weber per meter square at right angles to the plane of orbit. Full stop. The charge to mass ratio of the particle is, first option, 5 into 10 raised to power 9 coulomb per kilogram, 2.5 into 10 raised to power 11 coulomb per kilogram, 5 into 10 raised to power 11 coulomb per kilogram, 5 into 10 raised to power 12 coulomb per kilogram. देखिए Which one? Second option. Yes, correct. तो आपको क्या क्या दिया हुआ है नोट करो पूरा. मेरे पास सबसे पहले है रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर. उसमें वो ट्रैवल कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर. थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है. चार्ज टू मास रेशियो इज क्यू बाय एम पूछा गया है. वेरी सिंपल, आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी. तो क्यू बाय एम इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर बी, क्यू अपॉन एम, सॉरी, है ना. अब ऐसा है कि ठीक है, देयरफॉर q बाय m इज इक्वल्स टू v इज हाउ मच 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 अपॉन r 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 एंड b इज हाउ मच 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4. 3 1 जा 3 2 जा 4 हो जा रहा, 1/4 0.25 होता, और 6 और माइनस 6 हो जाएंगे 10 रेज़ टू पावर 12. तो 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11, यानी कि सेकंड ऑप्शन. Next, an electron having momentum 2.4 into 10 raised to power minus 23 kilogram meter per second enters a region of uniform magnetic field enters a region of uniform magnetic field of 0.15 Tesla. Full stop. The field vector
makes an angle of 30 degree with the initial velocity vector of the electron, full stop. The radius of helical path, the radius of helical path of electron in the field shall be, first option 2 mm, second 1 mm, third √3/2 mm, and the last 0.5 mm. चलिए बताइए क्या हो सकता है, क्या क्या दिया है। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मोमेंटम, एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आपको दिया गया है 2.4 × 10⁻⁻23 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो उसने पूछा है रेडियस कितना हुआ। अब इलेक्ट्रॉन बोल के उसने नाम बता दिया, चार्ज का वैल्यू बता दिया, ठीक है। अगर आपको याद होगा हेलिकल पाथ के लिए फॉर्मूला क्या है, mv sin थीटा अपॉन qb। अब mv यानी कि मोमेंटम कितना है 2.4 × 10⁻⁻23 sin 30, चार्ज की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.15। चलिए देखिए कितना आ रहा कैलकुलेशन पूरा, लास्ट आ रहा sin 30 मतलब 1/2 डिवाइडेड बाई 2.4 यानी कि 1.2 × 10⁻⁻23 और 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1.6 कितना हो रहा, किसको 16 और अच्छा वैसा किया आपने। अच्छा फिर भी देखो कितना आ रहा हो 0.515 मल्टीप्लाई बाय 1.6 2.4 के आसपास कुछ आएगा वो। कितना आ रहा, सिग्नल पकड़ा इसका, हाँ 2.46 है ना 10⁻⁻90 मतलब 1/2 आ जाता हुआ इजीली। तो ये हो जाएगा अराउंड 0.5 और 23 में से 19 गया तो वो तो -4 आ रहा। -0.5 mm कहाँ से होगा फिर वो -4 पावर देखो एक बार प्रॉपरली चेक करिए आप
0.15 मल्टीप्लाई बाय शायद 0.05 आ रहा, 0.246 आ रहा होगा, वही ना, ये आ रहा होगा 0.246, 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा ना, और फिर ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर्स, यानी 0.5 मिलीमीटर्स। ठीक है, चलो ओके देन, 12:30 भी हो ही गया ऑलमोस्ट। मैं जो चाह रहा था अगला टॉपिक अभी नहीं ले पाऊंगा, बाकी का देखते हैं।